साल 2025 जनवरी का महीना। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था, लेकिन 13 जनवरी की एक खबर दिल्ली में दाऊद और उससे जुड़े 90 के दशक के सबसे बड़े किडनैपिंग किंग की याद ताजा हुआ। ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी आई। उस अर्जी के अंदर जज से माफीनामे की दरख्वास्त थी। कैदी ने लिखा था, हुजूर माए बाप 28 साल से जेल में बंद हूँ, सुधर गया हूँ, अब बस माफ कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, पाकिस्तान में छुपा बैठा दाऊद एक बार फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि जो कैदी माफी मांग रहा था वो है तो यूपी का, लेकिन उसका दाऊद से गहरा नाता है। जब वो सिंगापुर में गिरफ्तार हुआ तो उस पर तकरीबन 42 मामले दर्ज हुए, लेकिन रसूख ऐसा था कि जब दाऊद से दुश्मनी बढ़ी ना, तो उसके साथियों को नेपाल में खत्म करने में भी उसका नाम सामने आया। यहां तक कि जब पाकिस्तानी आतंकी के घर में धमाका हुआ, तब भी जेल में बैठे एक भारतीय अपराधी का नाम आया, जो पहले दाऊद का दोस्त फिर दुश्मन बन गया। उसका नाम है बबलू श्रीवास्तव। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अपराधी को माफ कर देगी? क्या वो जेल से रिहा हो जाएगा? रिहा हो गया तो उन मासूम लोगों का क्या होगा जिसे उसने सताया था? अब बबलू श्रीवास्तव के साथ क्या होगा, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर टिका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसे जानने से पहले थोड़ा ये जान लीजिए ना कि यूपी का एक नॉर्मल स्टूडेंट लीडर दाऊद के गैंग तक कैसे जा पहुंचा। देखिए, इस कहानी के हर मोड़ पर ना एक रहस्य है, हर पन्ना साजिशों और अपराधों से सना हुआ है। तो चलिए इस दिलचस्प और खौफनाक कहानी को उसकी जड़ तक समझते हैं। साल 1982, लखनऊ यूनिवर्सिटी। बबलू श्रीवास्तव एक साधारण सा लड़का जो वहां लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव का माहौल था और हर तरफ नारों का शोर शराबा था। हमसे जो टकराएगा चूड़ चूड़ हो जाएगा। इस शोर शराबे के बीच यूनिवर्सिटी के दबंग छात्रों का रौला ही कुछ और होता था, जो चुनाव में खड़े होते थे। बबलू का दोस्त नीरज जैन भी इस चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से दो गुटों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान ना इस तरह का झगड़ा होना बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर इन सभी चीज़ों के बीच में कुछ भी एबनॉर्मल था, जो नहीं होना चाहिए था, तो मारपीट के दौरान चाकूबाजी, जिसमें बड़े ही बेरहमी से एक कॉलेज स्टूडेंट को चाकू मार दिया गया। कॉलेज की पॉलिटिक्स और लड़ाई अब एक क्रिमिनल केस में बदल चुका था। फिर पुलिस की तहकीकात शुरू हुई और चाकूबाजी के मामले में बबलू का नाम सामने आया। कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाला बबलू अब खुद कानून के शिकंजे में था। ये पहली बार था जब वो पुलिस के जीप में बैठा और सलाखों के पीछे पहुंच गया। उस दिन जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले बबलू को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि यही घटना उसे अपराध की गहरी दलदल में धकेल देगा। धीरे धीरे बबलू का नाम किडनैपिंग जैसे संगीन मामलों में भी जुड़ने लगा। उसकी पहचान अपराध की दुनिया में बड़ी बनने लगी और लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे। जब बबलू का जुर्म बढ़ा तो साल 1989 आते आते पुलिस का शिकंजा भी कसने लगा। फिर इसके बाद बबलू ने पुलिस से बचने के लिए नेपाल का रुख कर लिया। वहां वो माफिया डॉन मिर्जा दिलसाद बेग के कांटेक्ट में आया, जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। दरअसल ये जो दिलसाद बेग था ना, वो पाकिस्तान में बैठे दाऊद के लिए काम करता था और उसके लोगों को भारत में क्राइम करके भागने पर नेपाल में सेफ हाउस देता था। नेपाल के पॉलिटिक्स में दिलसाद बेग हाईली एक्टिव था, मिनिस्टर भी रह चुका था, तो इसका जो नेटवर्क था वो काफ़ी मजबूत था नेपाल में। इसलिए बबलू भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और मिर्जा बेग के कहने पे ही वो दुबई चला गया। आगे फिर वहीं दुबई में बबलू की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। अब तक जो बबलू सिर्फ किडनैपिंग के लिए जाना जाता था, वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर हथियार और ड्रग्स की तस्करी के धंधे में भी घुस गया। फिर क्या, उसकी ताकत दोगुनी हो गई और फिर देखते ही देखते गाजीपुर का ये लड़का अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। फिर कुछ ही सालों बाद साल 1993 का मार्च का महीना आ गया और मुंबई में हुए बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 1400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए।
इसके पीछे का मास्टरमाइंड दाऊद को माना गया, जिसके बाद दाऊद गैंग के कई लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उनमें सबसे बड़ा नाम छोटा राजन का आता है। लेकिन अपने देश पर हुए हमले के बाद बबलू ने भी दाऊद का साथ छोड़ दिया और छोटा राजन की तरह ही बबलू ने भी दाऊद के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उसके इसी फैसले ने उसे आगे चलकर दाऊद का दुश्मन बना दिया, जिसके बाद इस दुश्मनी ने उसके जिंदगी में कई मुश्किलें लाई। लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी, वो दाऊद के खिलाफ ही रहा। हालांकि इन सभी चीजों के बाद भी बबलू ने बस गद्दार दाऊद का साथ छोड़ा था, उसने अपराध को अलविदा नहीं किया था। फिर उसी साल 1993 में ही इलाहाबाद में कस्टम अधिकारी LD अरोड़ा की हत्या हुई। इस हत्या के बाद बबलू का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। मामले की जांच में पता चला कि इस हत्या के पीछे बबलू श्रीवास्तव का ही हाथ था। लेकिन बबलू तो देश से फरार था। पुलिस की खोज खबर चलती रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच हुई, इंटरनेशनल पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। फिल्मों में आप सुनते हैं ना इंटरपोल, वही पुलिस जो है बबलू के तलाश में भी थी। उस वक्त तक उसके ऊपर हत्या और अपहरण समेत 42 मामले दर्ज थे। फिर एक दिन वो भी आया जब उसे स्पॉट कर लिया गया और आखिरकार उसे सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के तहत साल 1995 में उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया, जहां उसके ऊपर लगे आरोपों के तहत मुकदमा चला और उस मुकदमे में वो मामला भी शामिल था जो इलाहाबाद में 1993 में घटा था, यानी कि LD अरोड़ा की हत्या। और फिर 30 सितंबर 2008 को उसको कानपुर के एक विशेष टाडा अदालत ने कस्टम अधिकारी LD अरोड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब यही वो मुकाम था जिसने बबलू की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए जेल का हो गया। जेल में रहते हुए बबलू ने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी। अब एक गैंगस्टर अपने ऊपर किताब लिखे, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये सच है। उसकी किताब का नाम है बबलू श्रीवास्तव का अधूरा ख्वाब। इस किताब में उसने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को उजागर किया, जिसमें उसने अपनी खूब तारीफ भी की और कई सारे राज भी खोले हैं। लेकिन उसके तमाम कोशिश के बाद भी, इस किताब के छपने के बाद भी, पब्लिश होने के बाद भी उसके छवि में कुछ खास सुधार नहीं आया। उसने अपने छवि को सही करने के लिए ये किताब छापा था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उससे उसको कोई मदद नहीं मिली। हर साल पुराना होता गया और जेल में लगभग 2 दशक उसके बीत चुके थे। अब तो बबलू श्रीवास्तव को जानने वाले भी ना उसे भूल चुके थे। लेकिन तभी साल 2021 में बबलू का नाम एक और विवाद में आ गया और लोगों की याददाश्त ताजा हो गई कि ये वही बबलू श्रीवास्तव है जो किडनैपिंग किंग हुआ करता था। क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में यानी 2021 में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद पर एक बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान में ही। और इस हमले के पीछे नाम किसका आया? यूपी के जेल में बैठे बबलू श्रीवास्तव का। इसके बाद तो बबलू की गिनती भी उस डॉन में होने लगी जो दुश्मनों के खिलाफ भारत का साथ देता है, जैसे कि छोटा राजन, और इन दिनों तो लॉरेंस का भी नाम उछलता रहता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बबलू को इन सभी चीजों से भी कोई मदद नहीं मिली। अब लगभग 28 साल जेल में उसके गुजर चुके हैं और बबलू ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसने दलील दी है कि उसका जेल में आचरण बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए, यानी कि उसकी जो सजा है उसे कम कर दिया जाए, उसे अब बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन वो अभी रिहा हुआ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि उसकी रिहाई के मांग पर 2 महीने के अंदर विचार किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपराधों का इतिहास उसका पीछा छोड़ेगा? क्या उसे वाकई रिहाई मिल जाएगी, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, या फिर उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी? उसकी जिंदगी का हर पन्ना अपराध, साजिश और खौफ की गवाही देता है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कानून उसे दूसरी जिंदगी जीने का मौका देगा, या फिर वो सलाखों के पीछे ही अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनता रहेगा। बाकी आपको क्या लगता है? क्या बबलू श्रीवास्तव का मांग जायज़ है? क्या उसे रिहाई मिलनी चाहिए, या फिर उसे आजीवन कारावास की जो सज़ा मिली है वो जारी रहना चाहिए? आप क्या सोचते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप यूपी से हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में और भी जानते हैं, बबलू श्रीवास्तव के बारे में और भी जानते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, बाकी लोगों को भी बताएं, और आप जो सोचते हैं वो तो लिखे ही लिखें।
आगे आज की कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।